नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है खास उन लोगों के लिए है जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं वो सवाल जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको बता दूं कि ये सभी वो सवाल हैं जो कि रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप एक भी सवाल को मिस ना करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों शुरुआत करता हूं पहले सवाल से। When should an investor adopt a strategy of limiting his equity exposure via equity index funds? तो ये पूछा गया है कि इन्वेस्टर को कब वो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जहां पे वो अपना इक्विटी की तरफ जो एक्सपोजर है उसे कम कर सके। पहला इन द एक्यूमुलेशन फेज, दूसरा इन द रिटायरमेंट फेज, तीसरा इन द सडन वेल्थ फेज, चौथा नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है रिटायरमेंट फेज। जब व्यक्ति रिटायरमेंट फेज के पास आता है तो उसके पास जो भी जमा पूंजी है उसको जो है पूरा का पूरा इक्विटी में एक्सपोज किए बगैर वो जो है उसको सेफ रख सकता है बॉन्ड्स में या ऐसी जगह पे जहां पे वो रिस्की इन्वेस्टमेंट ना माना जाए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द थीमेटिक फंड्स विल ऑलवेज हैव अ वाइडर एक्सपोजर देन द सेक्टर फंड्स। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जो है मैंने पिछले वीक भी स्टूडेंट से पूछा था तो उनका कहना है कि 40 से 50 सवाल जो हैं वो ट्रू एंड फॉल्स वाले आ रहे हैं। इसी कारण से जो है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है ये सवाल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस एग्जाम को जो है आप आसानी से निकाल पाएंगे। वहीं पे अगर आप जो है क्वेश्चंस को मगअप करके जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ रहे हैं तो जो है इस एग्जाम को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इवन बैंक के एम्प्लॉयज जो हैं वो भी 40, 45 या 48 पे आके अटक जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थीमेटिक फंड और सेक्टर फंड क्या होता है इसे आप समझिए। थीमेटिक फंड मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि किसी थीम में इन्वेस्ट करता है। तो एक थीम मान लेते हैं कि आपका अर्बन डेवलपमेंट एक थीम हो गया, तो अर्बन डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। आपका स्टील एक सेक्टर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ऐसे कई सारे जो है सेक्टर्स जो है इसके अंदर आते हैं। तो जब आप किसी थीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक सेक्टर में नहीं बल्कि एक ब्रॉडर नंबर ऑफ सेक्टर्स में जो है इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वहीं पे अगर आप सेक्टर की बात करें यानी कि जो है स्टील एक सेक्टर हो गया तो केवल आप अगर स्टील के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जो है ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं क्योंकि आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत ही कम है या फिर एक ही सेक्टर की तरफ जो है सीमित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू कि थीमेटिक फंड्स में आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है सेक्टर फंड्स की अपेक्षा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द मैकेनिज्म यूज टू इंश्योर दैट द कट ऑफ टाइमिंग इज स्ट्रिक्टली फॉलोड इज कॉल्ड। कि कौन सा मैकेनिज्म यूज करती है कट ऑफ टाइमिंग को डिसाइड करने में। एक स्टैम्प टाइम, दूसरा टाइम वेरिफिकेशन, तीसरा टाइम स्टैंपिंग, चौथा ऑडिटिंग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है टाइम स्टैंपिंग। टाइम स्टैंपिंग जो होता है उससे डिसाइड किया जाता है कट ऑफ टाइम कि ये डिसाइड हो सके कि कितने प्राइस में जो है आपको कोई भी जो नैव के यूनिट्स हों या स्टॉक्स हों वो मिले। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। When the interest rates are rising, the bond funds which have short average maturity are more likely to outperform. दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जब भी इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो राइज होते हैं तो बॉन्ड फंड्स में जो इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति है उसको फायदा होता है। वहीं पे इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं तो उसको नुकसान होता है। तो क्या यहाँ पे जो है बॉन्ड फंड्स की बात की गई है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो जो है डेफिनेटली आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कैन एन इन्वेस्टर ट्रांसैक्ट डायरेक्टली थ्रू द वेबसाइट्स ऑफ सम म्यूचुअल फंड कंपनीज। कि अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बिना क्या डायरेक्टली हम खरीद सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स? बिल्कुल खरीद सकते हैं। बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जो कि डायरेक्ट फंड्स जो हैं आपको बेचते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जाके डायरेक्टली यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो ऐसे खरीदे हुए जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट प्लान कहते हैं। जो आपके बैंक के या फिर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जब आप किसी यूनिट्स को खरीदते हैं तो उसे रेगुलर प्लान कहते हैं। तो सवाल यहाँ पे केवल इतना पूछा गया है क्या कोई खरीद सकता है डायरेक्टली वेबसाइट से म्यूचुअल फंड की कंपनी के? तो करेक्ट आंसर है यस, बिल्कुल खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल जाते हैं। इन्वेस्टर्स इन इंडिया आर यूजुअली हाईली ऑर्गेनाइज्ड इन मैनेजिंग देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड टेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्लानिंग। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। दोस्तों पूछा जा रहा है कि इंडिया के लोग क्या ज़्यादातर बहुत बढ़िया प्लानिंग कर पाते हैं कि फाइनेंशियल? तो इसका एक सर्वे भी कैरी आउट किया गया और पाया गया कि मेजॉरिटी जो जनता है उसको फाइनेंस का ABC भी नहीं पता। सिंपल सा रीज़न उसका ये है कि स्कूल में हमें कभी फाइनेंस सिखाया नहीं जाता। तो ये जो है बिल्कुल भी शॉकर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि फॉल्स, की मेजॉरिटी जो जनता है उनको फाइनेंशियल जो है नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यूजुअली एक्टिव फंड्स गिव हायर रिटर्न्स एज इन्वेस्टर्स बियर हायर फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस।
दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि एक्टिव फंड जो होते हैं उसके रिटर्न्स अच्छे होते हैं, हाइयर रहते हैं, क्योंकि उसमें जो है हमसे हाइयर फंड मैनेजमेंट जो एक्सपेंस है वो चार्ज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक्टिव फंड और जो पैसिव फंड होता है वो क्या होता है ये समझना पड़ेगा। एक्टिव फंड का मतलब हो गया कि आपका जो है एक एक्टिव फंड मैनेजर है जो रेगुलरली मार्केट को जो है एनालाइज कर रहा है और डिसाइड कर रहा है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने से जो है हम मार्केट के जो बेंचमार्क है उसको बीट कर सकें। तो इसमें जो है बहुत हार्डवर्क लगता है और इसके लिए वो जो है आपका जो म्यूचुअल फंड में जो है हाइयर फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस के जो चार्जेस है वो कलेक्ट करता है। वहीं पे कुछ ऐसे फंड्स होते हैं दोस्तों जो कि पैसिव फंड्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि बेसिकली आपका जो भी बेंचमार्क है, जैसे निफ्टी एक बेंचमार्क हो गया, तो निफ्टी के जो म्यूचुअल फंड्स होंगे तो वो बेसिकली वही सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जिसमें कि बेंचमार्क या फिर निफ्टी ने इन्वेस्ट किया है। तो इस कारण से जो है उसका मेहनत बच रहा है, तो वो कोई फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो है आपसे एडिशनल जो है नहीं चार्ज करेगा। बट यहाँ पे आप सवाल को जो है अच्छे से देखिए, वो पूछ रहा है कि क्या एक्टिव फंड मैनेजर्स ये गारंटी दे सकते हैं कि अच्छे रिटर्न्स देगा पैसिव फंड्स के कंपैरिजन में। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट अगर कोई कर रहा है तो अच्छा मैनेजमेंट भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। कई सारे ऐसे एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं जो कि बेंचमार्क तक को जो है बीट नहीं कर पा रहे, तो वो जस्टिफाई नहीं करते उसके हाईली मैनेजमेंट एक्सपेंसेस को। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है फॉल्स की, क्योंकि एक फंड एक्टिव है इस वजह से जरूरी नहीं कि वो आपको अच्छे रिटर्न्स की गारंटी दे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अ पर्सन गेट सडन वेल्थ बाय विनिंग अ बिग लॉटरी, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज नॉट एडवाइजेबल फॉर हिम। मान लेते हैं आपकी पड़ोसी की जो है लॉटरी लग गई और अब आपको पूछा जा रहा है कि भाई क्या करूं मैं इतने पैसों का। तो दोस्तों कौन सी ऐसी एडवाइस है इसमें से जो कि आपको नहीं देनी है। अब मैं ये नहीं को इसलिए सर्च कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो सवाल हैं आपको एनआईएसएम में इसी तरह के मिलेंगे, क्योंकि एक जो शब्द है नॉट वो जो है पूरे सवाल का मीनिंग चेंज कर देता है। क्योंकि यहाँ पे जो है नॉट एडवाइजेबल लिखा है तो कई बार स्टूडेंट जो है क्या एडवाइस देना है वो लिख के आ जाते हैं, क्वेश्चन को जो है बारीकी से नहीं पढ़ते। मैं कहूँगा दोस्तों कि बहुत टाइम होता है इस एग्जाम में, 100 क्वेश्चन हैं जो कि आपको 2 घंटे में देने होते हैं और 50 मार्क्स का जो है आपका पासिंग होता है। मेजॉरिटी लोग जो है 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर पेपर देकर आ जाते हैं। तो दोस्तों आपके पास पर्याप्त टाइम है, हर एक क्वेश्चन को डबल ट्रिपल बार आप जो है रीड करके समझिए, उसके बाद ही आप ऑप्शन को कलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पूछा गया कौन सा एडवाइस आपको नहीं देना है। ऑप्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एसटीपी फॉर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड फंड्स फॉर शॉर्ट पीरियड, तीसरा इन्वेस्टमेंट इन फुल अमाउंट इन इक्विटीज, चौथा रिविजिटिंग हिज फाइनेंशियल प्लान। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ द फुल अमाउंट इन इक्विटीज। कभी भी किसी को अगर सडन वेल्थ आती है तो आप पूरा का पूरा पैसा उठा के इक्विटीज में डालने को नहीं कहते हैं। रीजन बीइंग इक्विटीज जो होते हैं वो रिस्की होते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स आएगा और वो आपको जो है आके सुनाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन ऑफर डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा जो है ऐसा एस्पेक्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एक ऑफर डॉक्यूमेंट में। पहला, टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स अबाउट एएमसीज व्यू ऑन द स्टॉक मार्केट, दूसरा टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, तीसरा टू प्रोवाइड अ कंपैरिजन ऑफ द स्कीम्स, चौथा टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स ऑन द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स ऑन द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम। ऑफर डॉक्यूमेंट का केवल यही पर्पस होता है कि जो स्कीम के बारे में बारीकी से जानकारी जो है वो इन्वेस्टर्स को दिया जाए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु शुड इन्वेस्ट इन मोर लिक्विड फंड्स। 2 लोग हैं, इनमें से किसको आप सजेस्ट करेंगे लिक्विड फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करने को। ए है जिसका एक स्मॉल बिजनेस है, बी है जो कि एक सीनियर मैनेजर है मल्टीनेशनल कंपनी में। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो है इस सवाल पे जो है गलत आंसर देने वाले हैं। आप बताइए किसको आप इन्वेस्ट करने को कहेंगे लिक्विड फंड्स में। दोस्तों अगर आपका जवाब मिस्टर बी है तो रॉन्ग है। मिस्टर ए जो है स्मॉल बिजनेस जिसका है उसको जो है लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसको जो है लिक्विड की जो है ज़रूरत है। जो व्यक्ति सीनियर मैनेजर पोस्ट में है उसके पास तो लिक्विड कैश सैलरी के रूप में आ रहा है, तो उस व्यक्ति को कहीं पे भी लिक्विडिटी की कमी नहीं है। बट अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं तो आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़्यादा पोर्शन जो है लिक्विड फंड्स में करेंगे, ना कि ग्रोथ फंड्स में, ताकि आप जब चाहें तब पैसे जो है निकाल सकें और उसमें जो है ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना मिले आपको। क्या तुरंत आप पैसे निकालने जा रहे हो और पता चला कि निफ्टी डाउन है तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो मिस्टर ए जो कि स्मॉल बिजनेस ओनर हैं उनको आप जो है लिक्विड फंड्स की ओर जो है आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे मैं चलता हूँ। इससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बहुत सारे आपको अगर टर्मिनोलॉजीज ऐसे दिख रहे हैं जो कि थोड़े डिफिकल्ट से लग रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा NISM 5A का कोर्स है www.mocktestchannel.com पे। अगर आप मॉक टेस्ट को
एक बार पूरा कंप्लीट कोर्स को अटेंड करने के बाद देते हैं, तो ये जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, लिक्विड फंड क्या है नहीं पता चल रहा है, या फिर कोई भी ऐसे जो डिफ़िकल्ट जार्गन्स आपको इसमें मिल रहे हैं, उन सब का जो है आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। हमारा जो वेबसाइट का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, और आपको नीचे भी कहीं दिख रहा होगा, आप गूगल में सर्च कीजिए mocktestchannel.com, वहाँ पे आपको जो है ये सारे के सारे जो कोर्स का जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिल जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर मेनली कंपनसेटेड थ्रू डैश बाय म्यूचुअल फंड्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है म्यूचुअल फंड कंपनीज की क्या एम्प्लॉयज होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो किस तरह से उनको कंपनसेशन दिया जाता है? ऑप्शन है ए कमीशन, बी सैलरीज, 3 पोर्टफोलियो प्रॉफिट्स, चौथा एनुअल फीस। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनको कमीशंस मिलता है म्यूचुअल फंड्स में, तो इसका करेक्ट आंसर है कमीशंस। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एन इन्वेस्टर गिव्स अ लोकल चेक ऑफ ₹3 करोड़ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन द गिल्ड स्कीम at 11:30. What would be applicable NAV for the investment? गिल्ड स्कीम क्या होता है पहले ये समझ लो। गवर्नमेंट स्कीम होता है, बहुत ही सिक्योर्ड होता है। बट अभी सवाल पे गिल्ड स्कीम क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बोला गया है कि 3 करोड़ रुपए हैं जो कि 11:30 से पहले जो है इन्होंने निवेश किए हैं, तो किस दिन का जो है NAV अप्लीकेबल होगा? तो दोस्तों ये जो है बहुत ट्रिकी सवाल है, क्योंकि आप देखें कि पहले के जो रूल्स हुआ करते थे उसमें एक कंडीशन रहती थी कि अगर आपने 2 लाख रुपए के ऊपर का जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ अलग रूल थे, अगर 2 लाख के कम के इन्वेस्टमेंट में कुछ अलग रूल्स हैं। बट अभी 2020 में जो है दोस्तों नया एक रूल आया है जिसमें कि ये कहा गया है कि बिजनेस डे में जिस दिन फंड जो है अवेलेबल रहेगा यूटिलाइजेशन के लिए, उस दिन का जो है NAV जो है मिलेगा। मान लेते हैं 3 करोड़ मैंने चेक में दिए हैं, तो जिस दिन वो 3 करोड़ मैं यूज़ कर पाऊँ चेक से जो है विड्रॉ करके, तो उस दिन का जो NAV वैल्यू होगा वो अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। When the capital base of an investor rises, his or her risk appetite will tend to, कि अगर मान लेते हैं कोई भी कैपिटल बेस जो है इन्वेस्टर का वो अगर बढ़ जाता है, बहुत जो है अमीर बन जाता है व्यक्ति, तो उसका रिस्क एपेटाइट क्या होगा? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा या रिमेन सेम होगा या चेंज रैंडमली? तो दोस्तों जनरली ये देखा गया है कि अगर व्यक्ति अमीर होता है तो वो ज़्यादा रिस्क ले पाता है, तो उसका रिस्क एपेटाइट जो होता है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट विल नॉट गिव एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन। ऑफर डॉक्यूमेंट में बहुत सारी जानकारी होती है, बट ये जो जानकारी मैं बताने वाला हूँ ये नहीं रहती है। तो इस यहाँ पे देखो नॉट वाला वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे? ए द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द स्कीम, बी द नेम ऑफ द स्टॉक्स इन विच द स्कीम इज लाइकली टू इन्वेस्ट, सी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, डी फीचर्स ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द नेम ऑफ द स्टॉक इन विच द स्कीम्स इज लाइकली टू इन्वेस्ट। ये जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि स्टॉक कौन से में एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है वो कई बार जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी होता है, कि अगर एक मिनिमम परसेंटेज जो है अगर वो इन्वेस्ट नहीं करता तो वो बाहर आने भी नहीं देता कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें कि इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये केवल पब्लिक डिस्क्लोजर इसका कभी कभार जो है महीने में नहीं बल्कि साल में एक बार कभी होता है। तो यहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट में ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी। Next, which of the below investors will require the approval of the board before investing in mutual fund? ये कौन सा ऐसा इन्वेस्टर है जिसको पूरे बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा इन्वेस्ट करने से पहले? सवाल में 4 ऑप्शंस हैं। एक नॉन रेसिडेंशियल इन्वेस्टर्स, बी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, डी रिटेल इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों इसमें से कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं खुद के पैसों से नहीं इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि जो पूरे बोर्ड के जो इतने मेंबर्स होते हैं उन सभी का जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है इस डिसीजन में कि इन्वेस्ट करने पे, तो वो जो है बोर्ड मेंबर्स की सहमति के साथ ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। दोस्तों ट्रू और फॉल्स के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं दोस्तों, तो ये आप एकदम जो है फोकस के साथ सुनिए। क्वेश्चन है गिल्ड स्कीम्स हैव मोर रिस्क देन लिक्विड स्कीम्स एज द NAV फ्लक्चुएट्स मोर ड्यू टू द चेंज इन द यील्ड मार्केट। कि गवर्नमेंट की जो गिल्ड स्कीम्स हैं वो कह रहे हैं कि ज़्यादा रिस्क होगा लिक्विड स्कीम की कंपैरिजन में, क्योंकि उसका NAV जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है यील्ड मार्केट में। तो क्या ये करेक्ट है? डेफिनेटली ये करेक्ट है, क्योंकि आप देखिए गिल्ड स्कीम्स भले ही गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बट लिक्विड स्कीम्स जो होते हैं वो अल्ट्रा सेफ माना जाएगा। मनी मार्केट जैसे हो गया जो कि हाईली लिक्विड है, जिसमें कि बहुत ही मिनिमल फ्लक्चुएशंस देखे जाते हैं। वहीं पे गिल्ड स्कीम भले ही गवर्नमेंट ओन्ड है, बट वहाँ पे जो है फ्लक्चुएशंस जो है आपको लिक्विड स्कीम से कंपैरिजन में ज़्यादा ही जो है आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एज इन्वेस्टर यूजेस द सर्विसेज ऑफ A a professional actuary, B a professional insurance agent, C a professional investment manager,
डी अ प्रोफेशनल टैक्स प्लानर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होते हैं एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे आप जो है एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर का जो है सर्विस ले रहे हैं, जो कि आपके लिए ही नहीं बल्कि हजारों जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं उन सबका फंड जो है यूज करके आपको एक अच्छे रिटर्न्स देने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ फंड इज द रिस्क ऑफ इन्वेस्टर नॉट सेलेक्टिंग द करेक्ट सेक्टर मैक्सिमम। इनमें से कौन सा ऐसा फंड है जिसमें अगर इन्वेस्टर ने सही सिलेक्शन नहीं किया तो उसको जो है मैक्सिमम जो है उसका रिस्क जो है बढ़ जाएगा। ए थीमेटिक फंड्स, बी सेक्टर फंड्स, सी आर्बिट्रेज फंड, डी इंडेक्स फंड। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड्स में जो है सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि आप एक जो है एक सेक्टर में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि सीमेंट कंपनीज में अकेले इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर सीमेंट कंपनीज को घाटा होता हुआ कोई पॉलिसी जो है गवर्नमेंट निकालती है तो आपको जो है सबसे ज्यादा रिस्क जो है सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करके होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। Tactical asset allocation is suitable only for seasoned investors operating with large investable surpluses. State whether true or false. तो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन होता क्या है, पहले तो ये आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है उसको आप स्टडी कर पाएं, जिससे आप जो है पता कर पाएं कि मार्केट का मूवमेंट जो है किस तरफ होने वाला है, उसको अगर आप एसेट एलोकेशन में जो है आप उसके बेसिस में अपना एसेट एलोकेशन करें तो वो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन होता है। तो ज़्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वही टैक्टिकल एसेट एलोकेशन जो है करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू, कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन जो है रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ऐसे लोगों के लिए है जो कि मार्केट को पूरी तरह से समझ चुके हैं और उनके पास बहुत ही इन्वेस्टेबल सरप्लस है जो कि वो इस तरह के जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एट विच प्राइस अ क्लोज एंडेड फंड कैन बी सोल्ड, कि क्लोज एंडेड फंड को जो है आप किस प्राइस में बेच सकते हैं। एक ए एट द प्राइस हायर देन द NAV, B at a price lower than the NAV, C at a price same as NAV, D at price which can be higher or lower or same as NAV। कि क्लोज एंडेड फंड्स भी हों या कोई भी टाइप के फंड्स हों तो आप जो है उसके NAV के ऊपर या नीचे ही बेच पाएंगे अगर आप उसको जो है एक्सचेंज में सेल करें तो, क्योंकि आप समझिएगा दो टाइप के फंड्स होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड फंड जिसको आप जो है कभी भी खरीद या बेच सकते हैं NAV वैल्यू पे, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना कि करंट NAV चल रहा है। बट क्लोज एंडेड फंड्स की खास बात यह है कि जब तक उसका मैच्योरिटी नहीं होता तब तक आप जो है उसको सेल नहीं कर सकते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप जो है एक्सचेंज में उसको सेल करो। अब कोई भी चीज़ जो कि एक्सचेंज में सेल होती है उसको मार्केट प्राइस पे जो है बेचा जाता है, ना कि NAV प्राइस पे। तो हो सकता है कि वो मार्केट प्राइस जो हो करंट NAV के ऊपर या नीचे में बेचा जा रहा हो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों कि डैश इज नॉट अ फेयर सेलिंग प्रैक्टिस बाय अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। इनमें से कौन सा ऐसा जो सेलिंग प्रैक्टिस है वो फेयर नहीं माना जाएगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से। ऑप्शन है एक इन्फॉर्मिंग द इन्वेस्टर ऑफ द वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, बी केयरफुली अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स फाइनेंशियल नीड्स, सी एंकरेजिंग द चर्निंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट, डी गिविंग पर्सनलाइज आफ्टर सेल्स सर्विस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पहले तो आपसे बोला कि ये वाले फंड में इन्वेस्ट करो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उसके एक साल बाद आपको आके बोला कि नहीं नहीं इसमें ज़्यादा फायदा नहीं है, दूसरे में ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मेरे को ताकि कमीशन मिले मैं आपका इन्वेस्टमेंट में जानबूझ के जो है चर्निंग करा रहा हूँ, बार बार जो है इन्वेस्ट करा रहा हूँ ताकि मेरे को जो है फायदा हो, मेरे को जो है कमीशन जो है बार बार मिले। तो वो जो है एक फेयर सेलिंग तरीका नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। व्हेन कंपेयर टू गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग रिक्वायर्स मोर टाइम कमिटमेंट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। दोस्तों दो तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सकती है। एक हो गया गोल की, आपने बोला कि मेरा इमीडिएट गोल ये है और इस हिसाब से जो है आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके दो। दूसरा होता है कंप्रीहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग जिसमें आपका A to Z सब देखा जाता है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, आपका रिस्क कितना है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के कंपैरिजन में। तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द NAV ऑफ अ म्यूचुअल फंड यूनिट चेंजेस एवरी डे ड्यू टू चेंजेस इन। ये पूछा गया है कि NAV जो होता है एक म्यूचुअल फंड का वो किस कारण से हर रोज चेंज होता है। ऑप्शन दिए हैं, एक नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स, बी मार्केट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, सी द साइज ऑफ द पोर्टफोलियो, डी यूनिट्स रिमेनिंग इन द पोर्टफोलियो।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मार्केट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के कारण दोस्तों कभी भी NAV की वैल्यू में ऊपर नीचे नहीं होता है। होता क्या है कि हर एक म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होता है, उसके अंडरलाइंग जो स्टॉक्स होते हैं, उसका जो प्राइस है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता है। तो उसके हिसाब से जो है एक NAV वैल्यू की जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होती रहती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द ऑडिटर अपॉइंटेड टू ऑडिट द स्कीम अकाउंट्स इज द सेम एज द ऑडिटर ऑफ द AMC अकाउंट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। कि जो ऑडिटर जो कि स्कीम को जो है ऑडिट करता है और जो AMC के अकाउंट्स को ऑडिटर करता है, क्या वो सेम है या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सेम नहीं है। AMC अकाउंट्स के लिए जो है अलग ऑडिटर होता है और जो स्कीम के अकाउंट्स को देखने के लिए दूसरा ऑडिटर जो है अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। Which one is SRO या फिर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा SRO है जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए है, और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, सेबी, स्पॉन्सर्स, ट्रस्टीज एंड नन ऑफ द अबव। 90% लोग दोस्तों सेबी करेक्ट करके आ जाएंगे। गलत आंसर है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कोई SRO अभी तक दिया ही नहीं है। एम्फी एक है जो कि अभी SRO तो नहीं है, बट इट इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू SRO। तो SRO अभी जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं है, आने वाले टाइम में आ सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है दोस्तों कि मान लेते हैं आपने अपने दोस्त को जो है पैसे दिए और उसने आपको लौटाए नहीं, तो ना लौटाना जो होता है वो क्रेडिट रिस्क होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन से ऐसे फंड्स हैं जहां पे जो सामने वाली पार्टी है वो पैसे वापस ना करे, उसका रिस्क सबसे ज्यादा है। ऑप्शन क्या है, ए मनी मार्केट फंड, बी जंक बॉन्ड, सी GSEC फंड, फोर्थ इनकम फंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जंक बॉन्ड। तो आपको ये समझना है कि जंक बॉन्ड क्या होता है। जंक बॉन्ड होता है कि जो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही होती हैं, उनको बैंक्स तक जो है लोन देने से मना कर देती हैं, तो वो क्या करती हैं, ओपनली पब्लिक के पास आके बोलती हैं कि हमें लोन दे दो, हम आपको 7 नहीं बल्कि 11% का इंटरेस्ट रेट देंगे। तो वो जो बॉन्ड्स होती हैं उनको जंक बॉन्ड्स कहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो पैसे जो है आपसे इन्वेस्ट तो करवा लेते हैं, बट वो जो है कंपनी डूब जाती है, वो पैसों को जो है वो नहीं दे पाती है, तो वहाँ पे जो है हाईएस्ट क्रेडिट रिस्क मौजूद है। वहीं पे ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि कंपनी ना डूबे और सरवाइव करे और जंक बॉन्ड जो है आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे जाए क्योंकि आपने वो रिस्क लेने के लिए आप रेडी हुए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कंडेंस्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर स्कीम्स launched in last 3 financial statement years is mentioned in। कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है स्कीम की पिछले 3 सालों की कौन से डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है। एक है SID यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज SAI, तीसरा है फंड फैक्ट शीट, चौथा है प्रोस्पेक्टस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है SAI यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो है ये सारी जानकारी दी होती है। दोस्तों आपको जो है इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट मिलेंगे जहाँ पे आपको जो है पुराने सवाल मिलेंगे, बट अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि अप टू डेट सवाल मिले, कि रिसेंटली पिछले हफ्ते में पूछे गए जो है सवाल हैं वो आपको मिले, तो आप काम कर सकते हैं कि www.mocktestchannel.com पे जाएं। वहाँ पर आपको हर 2 हफ्ते में अपडेट किए हुए सवाल जो है मिलेंगे, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन। यानी कि आपने एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट आया और जितने जितने क्वेश्चंस जो हैं आपने रॉन्गली अटेम्प्ट किए हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन कि भाई क्या है करेक्ट आंसर और क्यों आपका आंसर रॉन्ग है। तो दोस्तों अगर आप केवल इस तरीके के अप्रोच को लेके चलते हैं तो मॉक टेस्ट अकेले करना भी काफ़ी है दोस्तों एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कि जहाँ पे आपने जो है रिसेंटली सवाल भी आपको मिल गए और वो बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको मिल गए, तो आपको जो है एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। कई स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं क्या मॉक टेस्ट अकेले करना काफ़ी है क्या। पहले हम लोग मना करते थे, बट अभी हमारे पास ये जो है एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आ चुका है, तो हम कहते हैं कि नहीं, अगर आपके पास थोड़े बजट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या फिर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है तो केवल मॉक टेस्ट करके जाइए, काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। What is the investment range in equity instruments for conservative hybrid fund? कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी का एक्सपोजर कितना तक होना चाहिए। ऑप्शन है बिटवीन 20 and 30% ऑफ टोटल एसेट्स, दूसरा बिटवीन 30 to 40, चौथा 10 to 25, पांचवा जो है 5 to 20%। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी का एक्सपोजर केवल 10 से 25% तक ही होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
NFO price of mutual fund scheme was ₹10 and its current NAV is ₹8, what would happen if the transactions were to happen at the NFO price? यानी कि करंट जो NAV चल रहा है मार्केट में वो 8 रुपए चल रहा है और अभी का जो मार्केट का जो प्राइस है वो जो है NFO प्राइस 10 रुपए पे जो है बेचा जा रहा है, तो उसमें क्या जो है इम्पैक्ट होगा? सवाल पूछा गया है, उसमें ऑप्शंस हैं, द न्यू इन्वेस्टर्स एज वेल एज द एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर्स इन द स्कीम वुड स्टैंड टू लूज। दूसरा, द न्यू इन्वेस्टर्स एज वेल एज द एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर्स इन द स्कीम वुड स्टैंड टू गेन। तीसरा है, द न्यू इन्वेस्टर्स स्टैंड टू गेन एट द कॉस्ट ऑफ एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर। चौथा है, द न्यू इन्वेस्टर्स स्टैंड टू लूज एट द गेन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो जो है उनको फायदा हो रहा है उनके एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर्स के कारण। क्योंकि आप देखें यहाँ पे जो करंट नैव की वैल्यू जो है वो 8 रुपीज़ है, तो पहले से जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है उन्होंने 10 रुपीज़ में किया, बट आपको क्या मिल रहा है, वही चीज़ 8 रुपये में मिल रही है। तो आप जो है नए इन्वेस्टर हैं, आप फायदे में रहेंगे क्योंकि आपको वही चीज़ जो है आपको कम दाम में मिल रही है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मिस्टर आनंद है हैज़ ₹5 lakhs टू इन्वेस्ट बट ही मे नीड मनी इन द शॉर्ट टर्म, इन विच ऑफ दिस फंड शी शुड नॉट इन्वेस्ट। वापस से दोस्तों नॉट पे मेरा फोकस है, ये 5 लाख है मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए और शॉर्ट टर्म में ही मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब ये हो सकता है 3 साल 2 साल 1 साल के अंदर मुझे ये पैसे निकालने हैं, तो इसमें से किसमें मैं इन्वेस्ट ना करूँ? ऑप्शन है लिक्विड फंड, बी मनी मार्केट फंड, तीसरा है इंडेक्स फंड, चौथा है ओवरनाइट फंड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड दोस्तों काफ़ी सेफ माना जाता है, बट फिर भी आप समझिए कि इंडेक्स फंड भी तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, निफ्टी अगर गिरेगा तो इनको भी जो है लॉस हो सकता है। वहीं पे बाकी के जो 3 ऑप्शन है काफ़ी लिक्विड फंड्स हैं, मनी मार्केट फंड्स है, ओवरनाइट फंड्स हैं, इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते नहीं हैं, तो उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इंडेक्स फंड्स में ना ही इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द सीक्वेंस ऑफ क्रिएटिंग अ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। कि मैं जो है कंपनी हूँ और मुझे एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट निकालना है, एक नया स्कीम निकालना है, तो उसका सबसे पहला स्टेप इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन है ए लॉन्चिंग ऑफ द न्यू फंड ऑफर, दूसरा फाइलिंग ऑफ द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विद सेबी फॉर ऑब्जर्वेशन, तीसरा लॉन्च ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कैंपेन्स बाय एएमसी, चौथा अप्रूवल ऑफ ट्रस्टीज एंड एएमसी बोर्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द एसआईडी। तो दोस्तों सबसे करेक्ट आंसर उसका ये है, पहले ट्रस्टीज का अप्रूवल ले लो, एएमसी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका तो अप्रूवल ले लो कि हम एक स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट तैयार कर सकें या फिर एक न्यू प्रोडक्ट को डिज़ाइन तो करें। उसके बाद फिर ये आप एडवर्टाइजिंग कीजिए, फाइल कीजिए सेबी को और जो है न्यू फंड ऑफर सब लॉन्च कीजिए, बट पहला स्टेप होगा अप्रूवल का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम होराइजन ऑफ द फाइनेंशियल गोल। कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू माना जाएगा फाइनेंशियल गोल के टाइम होराइजन के एस्पेक्ट में? ऑप्शन है लॉन्गर द होराइजन टू द गोल द एबिलिटी टू टेक रिस्क इज हायर, दूसरा लॉन्गर द होराइजन टू द गोल द एबिलिटी टू टेक रिस्क इज लोअर, तीसरा है शॉर्टर द होराइजन ऑफ द गोल एबिलिटी टू टेक रिस्क इज हायर, चौथा है टाइम होराइजन हैज नो लिंक टू फाइनेंशियल गोल्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अपने गोल को रीच करने के लिए तो आप जो है ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो एबिलिटी टू टेक रिस्क इज हायर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। म्यूचुअल फंड्स कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट इनकम और डिविडेंड आउट ऑफ। कि म्यूचुअल फंड्स दोस्तों बहुत जगह पे पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं, कुछ जगह पे वो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ जगह पे दोस्तों वो लोग जो है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो कौन सा ऐसा जो है जगह है जहाँ से वो इनकम या डिविडेंड जो है आपको नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? ऑप्शन है डिविडेंड्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, बी अनरियलाइज्ड अप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सी इनकम एक्यूरेंस, डी रियलाइज्ड गेन फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अनरियलाइज अप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं कि एक म्यूचुअल फंड्स है जिसने एमआरएफ के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, एमआरएफ के शेयर्स में जो है 20 या 30% का जो है गेन मिला है, जो कि नैव के वैल्यू में भी आपको नजर आ रहा है, बट उसको जो है वो आपको डिविडेंड के रूप में नहीं दे सकते हैं। रीजेंटली इज बीइंग कि वो जो अमाउंट जो गेन हुआ है वो तभी होगा जब वो म्यूचुअल फंड कंपनी उस शेयर्स को सेल करे। तो जब तक कि वो सेल नहीं किया है तब तक वो अनरियलाइज अप्रिशिएशन कहला जाएगा और उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट इनकम या डिविडेंड के थ्रू नहीं कर सकती। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्टेट वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इन्वेस्टमेंट इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम capital withdrawal reinvestment option grows faster than compared to growth option as the investor gets additional units।
दोस्तों ये पूछा गया है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का कैपिटल विड्रॉवल रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है उसमें ग्रोथ फंड से भी ज़्यादा आपको क्या फ़ायदा होता है या नहीं, अगर आप ग्रोथ ऑप्शन के साथ कंपेयर करें तो ऑप्शन दिए हैं, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, बी इट इज़ फॉल्स फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, सी इट इज़ ट्रू ओनली फॉर इक्विटी फंड्स, डी इट डिपेंड्स ऑन वेदर द फंड इज ओपन एंड और क्लोज फंड। तो दोस्तों इट इज करेक्ट आंसर इसका ये है कि इट इज फॉल्स फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। दोस्तों आप ये देखिए कि ग्रोथ फंड्स में और जो आपके कैपिटल विड्रॉवल रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हो क्या रहा है कि आपकी कैपिटल विड्रॉवल रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपने मान लेते हैं कि जो भी डिविडेंड इनकम आपकी जो है जनरेट हो रही है उस डिविडेंड इनकम को आपको ना देके उसी को जो है यूज़ किया जा रहा है एडिशनल यूनिट्स को खरीदने के लिए। बट वहीं पे आपका ग्रोथ वाले ऑप्शन में क्या होगा कि उसका वैल्यू जो होता है वही जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो दोनों में जो है ज़्यादा फर्क नहीं आएगा और कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आपने जो है क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है अपने बढ़ा दिए तो आपको जो है एक्स्ट्रा फायदा हो, क्योंकि वो यूनिट्स की वैल्यू क्या है वो भी मायने रखती है। ग्रोथ ऑप्शन में भले नंबर ऑफ यूनिट्स आपको हो सकता है कम हो बट उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, जिस कारण से ये कहा जा सकता है ये जो ऊपर दिया हुआ स्टेटमेंट है वो सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए फॉल्स है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हाउ विल द AMC एंड RNT एजेंट प्रोसेस एन एप्लीकेशन फॉर सब्सक्राइबिंग टू म्यूचुअल फंड यूनिट्स इफ द ARN इज रॉन्गली मेंशन्ड इन इट। इसका मतलब कि मान लेते हैं किसी ने अपना म्यूचुअल फंड में जो है एक बंदे को जोड़ा बट उसकी एप्लीकेशन फॉर्म में ARN गलत मेंशन किया तो क्या होगा। ऑप्शन दिया है, ए इट विल बी प्रोसेस्ड एज अ डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन, बी इट विल बी रिजेक्टेड एज अ इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, सी इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड सेंट बैक फॉर कंप्लीशन, डी इट विल बी ट्रीटेड एज अ रेगुलर प्लान सब्जेक्ट टू एरर बीइंग करेक्टेड इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इट विल बी ट्रीटेड एज अ रेगुलर प्लान सब्जेक्ट टू द एरर बीइंग करेक्टेड इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। यानी कि इसमें 30 दिन का टाइम दिया जाता है जहां पे जो कंपनीज हैं जैसे कि RNT एजेंट हो गया या AMC होगी वो डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट कर सकती है या इन्वेस्टर को जो है कांटेक्ट करके ARN क्या है ये पता कर सकती है और उतने टाइम तक जो है उसको रेगुलर प्लान ही माना जाएगा। अगर उस टाइम फ्रेम के बाद भी किसी ने करेक्ट ARN नहीं बताया तो वो जो फंड है वो या जो प्लान है उसको रेगुलर प्लान की जगह डायरेक्ट प्लान की तरह कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अ क्लोज एंडेड फंड विल हैव, क्लोज एंडेड एंड में क्या होगा, ए फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो, बी फिक्स्ड यूनिट कैपिटल, सी फिक्स्ड NAV, डी फिक्स्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फिक्स्ड यूनिट कैपिटल होगा। कि क्लोज एंडेड फंड्स में दोस्तों आपको पता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कभी चेंज नहीं होते, स्टार्टिंग और एंडिंग में नंबर ऑफ यूनिट्स जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं, तो उसका फिक्स्ड यूनिट कैपिटल जो होगा वो रहेगा। वहीं पे NAV की अगर बात करें वो तो ऊपर नीचे होगा क्योंकि जिसमें इन्वेस्ट किया है उस फंड्स का जो भी स्टॉक्स का जो प्राइस है वो अगर ऊपर नीचे हो तो उसके हिसाब से NAV का प्राइस भी जो है ऊपर नीचे होगा, बट फिक्स्ड यूनिट कैपिटल विल रिमेन सेम। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल फंड इन्वेस्टिंग इन US स्टॉक्स व्हेन द US डॉलर अप्रिशिएट्स अगेंस्ट द इंडियन रुपीज। यानी कि आपने जो है इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट किया है US स्टॉक्स में और US डॉलर की वैल्यू क्या है अप्रिशिएट हो रही है इंडियन रुपीज के कंपैरिजन में, तो इसमें आपको फायदा होगा या जो नुकसान होगा ये सवाल है। ऑप्शन में दिए हैं, द NAV ऑफ द स्कीम इन द इंडियन रुपीज विल अप्रिशिएट, B the NAV of the scheme in Indian rupees will depreciate, C no impact on the fund assets investing in stocks and not in currency, D unattempted। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि अगर आप इंडियन रुपीस में कंपेयर करेंगे क्योंकि US डॉलर का वैल्यू प्राइस जो है वो बढ़ रहा है तो NAV जो अगर आप इंडियन रुपीस में कंपेयर करते हैं तो NAV का प्राइस आपको इंडियन रुपीस में अप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। दोस्तों ये जो सवाल का फॉर्मेट है इसको आप जो है माइंड में एकदम मैप कर लो क्योंकि ये जो सवाल है इसी तरह के आपको बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं कि जहाँ पे आपका नॉलेज केवल एक स्टेटमेंट के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल स्टेटमेंट के रिलेटेड जो नॉलेज है आपका एक ही सवाल में पूछा जा सकता है। आप इस सवाल में गौर कीजिए, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ऑप्शन से फिर दिया हुआ है कि कौन सा 1 और 2 स्टेटमेंट फॉल्स है या केवल 1 फॉल्स है या केवल 2 फॉल्स है। तो 2 स्टेटमेंट का नॉलेज आपसे एक ही सवाल में यहाँ पे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग अक्रॉस मेनी कंट्रीज विल कीप इट्स बेंचमार्क इंडेक्स विच इज बेस्ड इन US इक्विटी मार्केट्स।
दूसरा सवाल है फॉर गोल्ड ETF द गोल्ड प्राइसेस विल बी द आइडियल बेंचमार्क। तो गोल्ड प्राइसेस का तो चलो ठीक है, क्लियर है कि गोल्ड ETF जो होता है उसका बेंचमार्क गोल्ड का प्राइस ही होता है, वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऊपर वाला स्टेटमेंट आप देखिए कि म्यूचुअल फंड जो कि अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका बेंचमार्क यूएस इक्विटी मार्केट कह रहे हैं, जो कि गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यूएस इक्विटी मार्केट को ही बेंचमार्क मानना जरूरी नहीं है जब वो अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट। ऐसा कोई भी बेंचमार्क जो है डिजाइन किया जा सकता है जो कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को मिरर करता हुआ नजर आए, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है कॉपी करता हुआ नजर आए। तो यहाँ पे जो है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो दो स्टेटमेंट का नॉलेज आपसे जो है एक ही सवाल में ले लिया गया है। इस तरह के कई सवाल जो है आप एग्जाम में जो है एक्सपेक्ट करके जाए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द डैश इज यूज्ड बाय द फंड मैनेजर्स टू कम्युनिकेट देयर व्यूज ऑन द इकोनॉमी एंड द मार्केट टू द इन्वेस्टर्स। किस डॉक्यूमेंट को यूज करता है फंड मैनेजर अपने व्यूज को बताने के लिए? ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, बी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, सी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, 4 फंड फैक्ट शीट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फंड फैक्ट शीट को जो है वो फंड मैनेजर यूज करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सेबी हैज टू अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को कितने दिनों के अंदर जो है सेबी को अप्रूव करना चाहिए? दोस्तों पहले बताता हूँ, ट्रिकी सवाल है ये पूछा जा रहा है कितने दिन। ऑप्शन दिए हैं 7, 15 या 1 महीना। बट सच बात तो ये है दोस्तों, सेबी जो है कभी भी कोई स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट को अप्रूव नहीं करता, वो केवल उसको रीड करके उसका ऊपर जो है कुछ टिप्पणियां या फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस देता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव्स द ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। व्हेन हैज द इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर द FATCA यानी कि फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, किसके केस में ये जो है फाटका जो है वो लगेगा? ऑप्शन दिया है व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड थ्रू फॉरेन बैंक अकाउंट, बी व्हेन द इन्वेस्टमेंट फोलियो हैज एन NRI अकाउंट बिफोर चेंज, C when the investor's place of birth is other than India, D when the investor is a resident of USA or UK only। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट सवाल का जवाब है वो है when the investor's place of birth is other than India। ये कहीं और अगर जन्मा हुआ व्यक्ति है उसके केस में दोस्तों फैटका का जो डॉक्यूमेंट है वो लगता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आर द टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ स्कीम डॉक्यूमेंट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है फॉल्स। कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या SID अकेला नहीं होता है ब्रॉड जो स्कीम डॉक्यूमेंट, बल्कि SID और SAI की स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, बल्कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तो इन दोनों का समरी होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे फॉल्स माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। As per SEBI guidelines, DAS is vested with the responsibility of developing indices as benchmark for debt mutual fund schemes। कि किसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इंडाइसेस बेंचमार्क बनाने के लिए डेप्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के केस में? ऑप्शन है AMFI, B रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसीज, C रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ AMC। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसीज, जैसे कि क्राइसिल हो गया या फिर आपका ICICI सिक्योरिटीज हो गई। ये सब जो है रिसर्च एंड रेटिंग कंपनीज हैं, उनको जो है बताया गया है कि किस तरह से बेंचमार्क को डिजाइन करना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। All the information on purchase and sale of securities by key personnel of the AMC who are directly involved in investment operation shall be disclosed to the compliance officer of the members on at least। कि ऐसे कोई भी जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो कि की पर्सनल जो है AMC ने किया है, जिनका जो है डायरेक्टली उनका खुद का भी इन्वॉल्वमेंट है इनके इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन में, तो कब जो है वो कंप्लायंस ऑफिसर को डिस्क्लोज किया जाता है? ऑप्शन है वीकली बेसिस, बी मंथली बेसिस, सी हाफ ईयरली बेसिस, डी ईयरली बेसिस। दोस्तों इसका सही जवाब है हाफ ईयरली बेसिस में इस तरह का डिस्क्लोजर होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द बेंचमार्क फॉर अ डेप्ट म्यूचुअल फंड स्कीम could be chosen on the basis of scheme type and scheme size, state whether true or false। तो आपसे पूछा गया डेप्ट म्यूचुअल फंड स्कीम का जो बेंचमार्क होता है वो स्कीम टाइप और स्कीम साइज के हिसाब से तय किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। कि कोई भी बेंचमार्क हो गया डेप्ट म्यूचुअल फंड स्कीम के केस में, उसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको कंसिडरेशन में लेकर जो है आप एक परफेक्ट बेंचमार्क कौन सा होगा एक स्कीम का वो डिसाइड कर पाते हैं। कोई स्कीम टाइप और स्कीम साइज अकेले देख के आप इस डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इम्पैक्ट द कैलकुलेशन ऑफ NAV। कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि NAV वैल्यू के कैलकुलेशन को इम्पैक्ट नहीं करता है?
इसका ऑप्शन है चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय द स्कीम, बी डेली एक्यूरल ऑफ एक्सपेंसेस, सी डेली एक्यूरल ऑफ इनकम, डी चेंज इन द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन द फंड्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है चेंज इन द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन द फंड। इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है, या फिर जो आपने म्यूचुअल फंड्स में जो सिक्योरिटीज या स्टॉक्स हैं उसका क्या वैल्यूएशन है, वो सब डेफिनेटली इंपैक्ट कर सकता है, बट नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है इंपैक्ट नहीं करता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी ने जो है अपने यूनिट्स बेच दिए तो उस हिसाब से जो है वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिसॉल्व कर देगी, तो NAV का जो कैलकुलेशन होता है वो इंपैक्ट नहीं होता कि कितने मेंबर्स उसमें इन्वेस्टेड हैं उस पर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। डिवाइडिंग एन इंडिविजुअल पोर्टफोलियो एलोकेशन बिटवीन कोर पोर्टफोलियो एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो इज डिपेंडेंट ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये बोला गया है कि एक व्यक्ति का 2 पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक होता है कोर पोर्टफोलियो जिसको वो जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखता है, दूसरा होता है सैटेलाइट पोर्टफोलियो जिसको वो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखता है। तो वो जो है डिपेंड करता है उनके रिस्क प्रोफाइल पे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये जो है ट्रू है, कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल जो है जैसा रहेगा उस हिसाब से डिसाइड हो पाएगा कि अगर आप जो है हाई रिस्क जो है नहीं लेते हैं तो उस केस में जो है आपको जो है एक क्यूट पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी है। वहीं पे अगर आप जो है ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिसमें आपने जो है कुछ स्टॉक्स ऐसे सेलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपने केवल कुछ शॉर्ट टर्म के लिए जो साइक्लिकल ग्रोथ के लिए जो है ले रखे हैं और कुछ जो है कोर ग्रोथ के लिए ले रखे हैं, तो उस केस में जो है आपको रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंडिविजुअल पोर्टफोलियो का एलोकेशन किस तरह किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कैन एन इन्वेस्टर रिडीम एनी अमाउंट फ्रॉम द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, इफ यस देन व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस। दोस्तों सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है ये आप समझिए। म्यूचुअल फंड्स जो है अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स केवल इक्विटीज में नहीं करता है, कई जगह पे दोस्तों वो बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं बॉन्ड्स में से पैसा तुरंत की तुरंत तो नहीं निकाला जा सकता है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसे सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में जो है माना जाएगा और उसके लिए जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको अपने बॉन्ड्स को एक्सचेंजेस में सेल करना पड़ेगा। तो ऐसे में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप जो है इसके ऑप्शंस को देखिए। पहला है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रिडेम्पशन ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, बी ओनली 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट कैन बी रिडीम्ड फ्रॉम द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, सी only 50% of the value of the current investment can be redeemed from the segregated portfolio, D an investor cannot redeem any amount from the segregated portfolio of the AMC। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर ये है कि इन्वेस्टर जो है डायरेक्टली कोई अमाउंट रिडीम नहीं कर सकता है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो से, क्योंकि उसके लिए AMC को जो है सबसे पहले उसको एक्सचेंज में लिस्ट करके उसका क्या वैल्यूएशन होगा वो निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही उसका डिसोल्यूशन होगा। नेक्स्ट, Which of these can be a benchmark for banking fund? इनमें से किसको आप बैंकिंग फंड का बेंचमार्क मान सकते हैं? ऑप्शन दिया है S&P BSE FMCG इंडेक्स, B S&P BSE ऑटो, C S&P BSE बैंकेक्स, D S&P BSE 500। दोस्तों इसका जो करेक्ट जवाब है वो है S&P BSE बैंकेक्स। देखो सवाल में ही दोस्तों आप देखें तो इसका जवाब दिया हुआ है बैंकिंग से रिलेटेड फंड है, तो S&P BSE बैंकेक्स जो है वो इसका बेंचमार्क माना जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अलावा भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि रिसेंटली पूछे गए हैं, जिसको हम लोगों ने अपने www.mocktestchannel.com के मॉक टेस्ट में कवर किया है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप जो है वहां पे जाएं और इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को जो है अच्छे से समझ के पढ़ें और इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करके मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करें। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे सवालों को आपको वीडियो के रूप में दे पाऊँ, बट हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है। इस तरह के भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि हम लोग रिसेंटली पूछे गए सभी सवालों के ऊपर बनाते हैं, जो कि हम लोगों ने अपने वेबसाइट के कोर्स के अंदर दे रखे हैं। दोस्तों इन सभी को जो है आप जरूर अटेंड कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने जो है आपको लिए जो टाइम इन्वेस्ट किया है इट इज़ वर्दी ऑफ अ लाइक, डेफिनेटली वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।